जिंदान किस्त नंबर 17। ये चीड़ के दरख्त थे जिन्हें तने पर तकरीबन 3 फीट ऊपर से काटा गया था। साफ जाहिर हो रहा था कि इन दरख्तों को कुल्हाड़े से काटा गया था, और अगर ये दरख्त खुद ही गिरे होते तो वहीं पर मौजूद होते। इन्हें समझने में कुछ देर नहीं लगी कि ये दरख्त यहाँ से काट कर कहीं और ले जाए गए थे। गो कटे हुए दरख्तों के निशान बता रहे थे कि इन्हें बहुत अरसा पहले काटा गया होगा, लेकिन इससे इस बात का सबूत जरूर मिलता था कि कुर्बो जवार में कोई इंसानी बस्ती जरूर मौजूद है। उन्होंने इन कटे हुए दरख्तों के करीब एक चट्टान के दामन में पड़ाव डाल दिया। यहाँ कोई ऐसा गार नहीं मिला था जिसमें वो पनाह ले सकते। इन्हें खुली फजा में डेरा जमाना पड़ा था। नदीम अब पहले से ज्यादा मोहतात हो गया था। आज रात पांडे के फरार होने के इम्कानात ज्यादा थे, क्योंकि इसे खुद भी अंदाजा हो गया होगा कि कुर्बो जवार में कोई बस्ती मौजूद है। यहाँ से इसे आगे जाने में मदद मिल सकती है। ये गनीमत था कि हवा नहीं चल रही थी। आसमान पर छाए हुए गहरे बादलों की वजह से सर्दी भी कुछ कम थी, लेकिन बहरहाल इनके चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। सर्दी की शिद्दत से इनकार तो नहीं किया जा सकता था। पांडे मोहसिन के पास बैठा बातें कर रहा था। इससे आगे काबूस बैठा था, जो खुराक के एक डिब्बे को उंगलियों से चाट रहा था। अब इनके पास खाने को कुछ भी नहीं बचा था, और नदीम सोच रहा था कि अगर वो कल कोई मदद हासिल करने में कामयाब न हो सके तो बर्फ के इस वीराने में भूख से एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाएंगे। जब पांडे अपनी जगह से उठकर एक दूसरी तरफ जाने लगा तो काबूस खाली डिब्बा एक तरफ फेंकते हुए बोला, मेरा ख्याल है चहलकदमी करने जा रहे हो। जवाब में पांडे ने छोटी सी उंगली उठा दी। पांडे चट्टानों में काफी दूर निकल गया था। नदीम अपना बैग लेकर मिजीको के करीब आ गया। फिर कुछ सोचकर इसने अपना बैग उस तरफ उछाल दिया जहां वो पहले बैठा हुआ था। पांडे बैग में चीकू के करीब रखा हुआ था। इन सब के बैग एक ही जैसे थे, मोटे कपड़े और ब्राउन रंग के। ये बैग उन्होंने तबाहशुदा जहाज के ढांचे के सामान से निकाले थे, और ऐसे बैग फौजी इस्तेमाल होते हैं। नदीम ने पहले पांडे के बैग की तरफ देखा और फिर काबूस के बैग की तरफ, जो करीबी पड़ा हुआ था। इसने बड़े गैर महसूस अंदाज में दोनों बैग बदल दिए। अब पांडे की जगह काबूस का बैग रखा हुआ था और काबूस की जगह पांडे का। नदीम उठकर दोबारा अपनी जगह बैठ गया। पांडे की वापसी आधे घंटे बाद हुई थी। वो आते अपने बैग पर सर रखकर लेट गया। इसने दोनों कंबल अपने जिस्म पर लपेट लिए थे, और कुछ ही देर बाद इसके खर्राटे सुनाई देने लगे। नींद तो फांसी के तख्ते पर भी आ जाती है। तमाम लोग सो चुके थे। नदीम जागते रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बिलाखिर वो भी सो गया। सुबह मोहसिन ने नदीम को झंझोड़कर जगाया। नदीम हड़बड़ाकर उठ गया। क्या हुआ, क्या बात है? नदीम ने आंखें मलते हुए पूछा। पांडे और मिचीको गायब हैं, मोहसिन बोला। क्या? नदीम का दिमाग भग से उड़ गया। इसके ज़हन पर तारी नींद का खुमार काफूर हो गया। पांडे के बारे में इसका अंदेशा दुरुस्त निकला। मैं सच कह रहा हूँ, पांडे का बैग भी नहीं और वो एक राइफल भी ले गया है, मोहसिन ने बताया। नदीम ने अपने जिस्म पर लपेटा हुआ कंबल उतार कर एक झटके से फेंक दिया और उठकर करीब की पहाड़ी पर चढ़कर चारों तरफ देखने लगा। हर तरफ छोटी छोटी बर्फों चट्टानें फैली हुई थी, और इन दोनों का दूर दूर तक नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। जल्दी करो, वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, नदीम ने कहा। वो बड़ी उजलत में अपने कंबल तय कर रहा था। लेकिन हम इन्हें कैसे तलाश करेंगे? हर तरफ तो चट्टाने ही चट्टाने हैं, वो आसानी से छुप सकते हैं, मोहसिन ने जवाब दिया। बर्फ पर इनके कदमों के निशान हमारी रहनुमाई करेंगे, नदीम कंबल अपने बैग में ठोंसते हुए बोला। अरे ये क्या? काबूस की आवाज़ सुनकर वो दोनों मुड़कर उस तरफ देखने लगे। अपने सामने खुले हुए बैग को हैरत से देख रहा था। ये मेरा बैग तो नहीं, काबूस बोला। ये पांडे का बैग है, नदीम ने कहा। मुझे पांडे पर शुबा था कि वो किसी न किसी वक्त हमें धोखा देकर भागने की कोशिश करेगा, और आज रात तो मेरा शुबा यकीन में बदल गया था। इसलिए मैंने मौका पाते ही रात को तुम्हारा बैग और उसका बैग बदल दिया था। क्यों? इसमें ऐसी कोई कीमती चीज़ हो सकती है? काबूस ने उलझी हुई निगाहों से इसकर देखा। इस बैग को अच्छी तरह चेक करो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा इसमें क्या है, नदीम मुस्कुरा दिया। काबूस बैग में भरी हुई चीज़ें बाहर निकाल निकाल कर फेंकने लगा। 3-4 जोड़े कपड़े के थे, और वो रेडियो ट्रांसमीटर भी मौजूद था जिसे पांडे हर वक्त अपने साथ रखा करता था। लेकिन इन कपड़ों के नीचे से जो कुछ भी बरामद हुआ, इसे देखकर काबूस की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। ये हीरे? इसने बैग से मुट्ठी भर हीरे निकाल लिए। ये लंबी दास्तान है, रास्ते में बताता रहूंगा। अब जल्दी से चल पड़ो, कहीं लोग ज्यादा दूर ना निकल जाएं, नदीम बोला। काबूस तमाम चीजें दोबारा बैग में ठोंसने लगा, फिर बुक्कल बंद करके बैग कंधे पर डाल लिया। 2 मिनट बाद वो वहां से चल पड़े। मेरी समझ में नहीं आता कि मिचीको इसके साथ क्यों चली गई, काबूस बोला। वो अपनी मर्जी से नहीं गई, नदीम ने जवाब दिया। इसे यरगमाल बना कर ले जाया गया है। पांडे को अंदेशा भी हो गया होगा कि अगर हमारे घेरे में आ गया तो मिचीको के जरिए ब्लैकमेल करके निकलने की कोशिश करेगा। राइफल इसके हाथ लग गई है, वो हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। जब इसे बैग की तब्दीली का पता चलेगा तो वो यकीनन अपना बैग हासिल करने की कोशिश भी करेगा, क्योंकि इस बैग में हीरो के अलावा इसका ट्रांसमीटर भी मौजूद है, मोहसिन बोला। बर्फ पर पांडे और मिचीको के कदमों के निशानात बहुत वाजे थे, और वो तीनों ही निशानात देखते हुए तेज से चलने की कोशिश कर रहे थे। बर्फ खासी दबीज थी, इनके पैर बर्फ में धंस रहे थे,
और ज़्यादातर चलना मुमकिन नहीं था। और ये हीरों का क्या किस्सा है? पांडे के पास ये हीरे कहाँ से आए? काबूस बोला। ये भी एक दिलचस्प किस्सा है। इन हीरों की खातिर मुनीका अपनी जान से हाथ धो बैठी थी, नदीम ने कहा, और फिर इसे मुजस्मे वाले गार में खजाने की दरियाफ्त के बारे में बताने लगा। आखिर में वो कह रहा था, जब हम तबाहशुदा ढांचे में पनाहगुज़ीन थे तो गालिबन पांडे को इस खजाने के बारे में शुबा हो गया था। दरअसल मैं मोहसिन को वो हीरे दिखा रहा था कि भेड़िए ने हमला कर दिया। हीरे मोहसिन के हाथ से गिरकर पत्थरों में बिखर गए। बाद में वहीं से पांडे को एक दो हीरे मिल गए, जिससे इसे शुबा हुआ कि वो हमें असल रास्ते से भटकाकर दोबारा उस गार वाले पहाड़ पर ले आया और फिर इसी गार में दाखिल हुआ था। मैंने इसका ताकुब किया था और गार के उस हिस्से तक पहुंचने के बाद वो गायब हो गया था जहाँ से ये खजाना मौजूद है। ये हीरे इसने जेबों में भर लिए थे। जिस मकसद से हमारी टीम में शामिल हुआ था, इसका वो मकसद पूरा नहीं हो सका था। हीरे मिलने के बाद मुझे शुबा था कि वो हमें धोखा देकर भागने की कोशिश करेगा। मेरा ये शुबा दुरुस्त निकला। बहुत ही खबीस आदमी है, काबूस ने कहा। और फिर दफतन तीनों चौंक पड़े। फजा में गड़गड़ाहट की हल्की आवाज़ सुनाई दी थी। वो तीनों आसमान की तरफ देखने लगे। पहले तो वो लोग यही समझे कि बादल गरज रहे हैं, लेकिन ये गड़गड़ाहट बादलों की नहीं थी, वो किसी जहाज़ की आवाज़ थी। वो तीनों आसमान की तरफ देखते रहे, लेकिन जहाज़ बहुत बुलंदी पर और बादलों में था जो नजर नहीं आ रहा था। वो सिर्फ इसकी आवाज़ ही सुन सकते थे। वो तीनों दिल महसूस कर रह गए। अगर आसमान पर बादल ना होते तो शायद जहाज़ का पायलट इन्हें देख लेता, लेकिन किस्मत इनका साथ नहीं दे रही थी। अचानक फायर की आवाज़ सुनकर वो एक बार फिर चौंक गए। गोली की आवाज़ अगरचे बहुत दूर थी, लेकिन इसकी बाज़गश्त पूरी वादी में फैल गई थी। इन तीनों ने मायनेखेज निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा और बर्फ पर कदमों के निशान देखते हुए मजीद तेज से चलने लगे। तकरीबन 1 घंटे बाद फायर की आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी। इस मरतबा आवाज़ करीब से आई थी। वो तीनों दौड़ने लगे। 2-3 चट्टानों के चक्कर काटने के बाद जैसे एक जगह पहुंचे, ठिठक कर रुक गए। सामने वाली चट्टान से एक इंसानी जिस्म बर्फ पर लुढ़कता हुआ नीचे आ रहा था। उन्होंने सियाह जीन्स की वजह से इसे पहचान लिया। वो मुचीको थी। इसकी चीखें भी सुनाई दे रही थी। इसी वक्त चट्टान पर पांडे भी नजर आया। इसके हाथ में राइफल थी और वो चट्टान पर रुककर ढलान पर रोकते हुए मिचीको को निशाने पर लेने की कोशिश कर रहा था। इसने गोली चला दी। गोली मिचीको से चंद फीट आगे बर्फ में लगी और बर्फ के जर्रात उड़ने लगे। राइफल इस वक्त काबूस के पास थी। पांडे ने गालिबन इन लोगों को नहीं देखा था। काबूस ने राइफल का रुख पांडे की तरफ करके गोली चला दी। गोली गरजे पांडे से 2 फीट दूर बर्फ में लगी थी, मगर पांडे इनकी मौजूदगी से आगाह हो गया था। खतरा महसूस करते इसने चट्टान की दूसरी तरफ छलांग लगा दी। वो तीनों दौड़ पड़े। काबूस दौड़ता हुआ उस चट्टान पर चढ़ने लगा जहाँ से कुछ देर पहले पांडे खड़ा था। मोहसिन और नदीम मिचीको के करीब रुक गए। मिचीको बेहिस हरकत पड़ी थी और इसकी बाईं पिंडली से खून बह रहा था। मोहसिन ने मिचीको की पतलून का पांचा ऊपर चढ़ा दिया। इसकी पिंडली में गोली लगी थी, लेकिन मिचीको की किस्मत अच्छी थी कि गोली पिंडली की खाल को छीलती हुई निकल गई थी और जख्म ज्यादा गहरा नहीं था। नदीम ने अपना बैग खोला। इसे और तो कुछ नहीं मिला। अपनी कमीज फाड़कर एक पट्टी जख्म पर बांध दी और एक जरा ऊपर ताकि खून का बहना बंद हो जाए। चट्टान की दूसरी तरफ फायरिंग की आवाज सुनाई देने लगी। फिर यकायक खामोशी छा गई और इससे के चंद मिनट बाद काबूस भी वापस आ गया। भाग गया कमबख्त, काबूस ने कहा। अच्छा हुआ वो मेरे हाथों नहीं मरा, सर्दी और भूख से खुद ही मर जाएगा। नदीम मिचीको को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। इसे मायूसी नहीं हुई। चंद ही मिनट बाद मिचीको होश में आ गई। वो चलने में वीरान सी निगाहों से इनकी तरफ देखती रही, फिर चीख मारकर नदीम से लिपट गई जो उसके ऊपर झुका हुआ था। वो मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो उससे, मिचीको चीख रही थी। डरो नहीं मिचीको, नदीम ने इसे तसल्ली दी। अब वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, भाग गया है वो। नदीम ने बड़ी मुश्किल से इसे अपने से अलग किया। मिचीको रोते हुए अपनी दास्तान सुना रही थी। रात को इसने मुझे सोते में जगा दिया था। मैंने बोलना चाहा तो इसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और राइफल के इशारे से मुझे अपने साथ चलने को कहा। वो मुझे घसीटता हुआ ले जा रहा था। दिन चढ़ने पर थोड़ी देर के लिए एक जगह रुके थे। वो एक बार फिर से धकेलता हुआ चलने लगा। इसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने किसी से भागने की कोशिश की तो वो मुझे गोली मार देगा। मुझसे एक कदम नहीं चला जा रहा था, लेकिन वो मुझे तेज से चलने पर मजबूर करता रहा। मैं बार बार गिर रही थी। फिर अचानक इस सफेद भेड़ी ने हम पर हमला कर दिया। मैंने एक तरफ छलांग लगा दी कि भेड़ी से जान बचाई। पांडे भी भेड़िए की जद में आते आते बचा था। भेड़िया उछल उछल कर पांडे पर हमला करता रहा। पांडे राइफल को लट्टू की तरह घुमा रहा था। बाद में से मौका सा फायदा उठाकर दौड़ने लगी। मेरा ख्याल था कि अगर मैं बर्फ पर कदमों के निशानात पर दौड़ती रहूंगी तो तुम लोगों तक पहुंच जाऊंगी। अचानक गोली चलने की आवाज़ गूंजी। मैं समझी थी कि पांडे ने मुझ पर गोली चलाई थी, लेकिन मुझे गोली नहीं लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। पांडे ने गोली दरअसल सफेद भेड़िए पर चलाई थी। गोली भेड़िए को भी नहीं लगी थी। वो दौड़ता हुआ चट्टानों में गायब हो गया। पांडे चीखता हुआ मेरे पीछे दौड़ा। वो मुझे रुकने को कह रहा था, लेकिन मैं नहीं रुकी और इस चट्टान पर चढ़ने लगी। पांडे ने गोली चला दी जो मेरी टांग में लगी। मैं गिर पड़ी, लेकिन उठकर फिर दौड़ने लगी।
मैंने एक और गोली चलने की आवाज़ सुनी थी। इसके बाद शायद मैं बेहोश हो गई थी। पांडे ने वो आखिरी गोली भी तुम पर ही चलाई थी, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि न सिर्फ पांडे की गोली से बच गई, बल्कि हम भी यहाँ पहुँच गए और पांडे भाग निकला। नदीम ने इसके खामोश होने पर कहा, अब तुम बिल्कुल महफूज हो। पांडे की गोली तुम्हें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा सकी, बहुत जख्म मामूली है। मिचीको एक हाथ से पिंडली दबाने लगी, इसे यकीनन तकलीफ हो रही थी। वो तीनों खामोश खड़े एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। इन तीनों के जहन में एक ही बात थी, सफ़ेद भेड़िया। 3-4 रोज इस भेड़िए से बेखौफ खतर गुजरे थे, लेकिन अब वो फिर कहीं से टपक पड़ा था। अब हमें 2 बदरूहों का मुकाबला करना पड़ेगा, काबूस ने कहा। पांडे भी हमारे लिए सफ़ेद भेड़िए से कम खतरनाक साबित नहीं होगा। इसे जब अपने बैग की तब्दीली का पता चलेगा तो वो और भी खतरनाक हो जाएगा, मोहसिन ने कहा। इसे बैग की तब्दीली का पता चल गया, मिचीको ने कहा। इसने बैग की एक एक चीज़ निकालकर फेंक दी थी। वो बैग की तब्दीली पर पागल हो रहा था। वो चीख चीख कर कह रहा था कि इसके साथ धोखा हुआ है। इसके बैग में लाखों डॉलर मालियत के हीरे थे जो तुम लोगों ने चुरा लिए हैं। इसे धमकी दी थी कि तुम लोगों में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो हीरे इसके बाप की मलकियत नहीं थे। काबूस के अलग से गुर्राहट से निकली, वो हीरे तो क्या, हमारे मुल्क से एक मामूली सा कंकर भी अपने साथ नहीं जा सकेगा। मेरा ख्याल है अब हमें चल देना चाहिए, ये बातें रास्ते में भी होती रहेंगी। तुम चल सकती हो ना मिचीको? नदीम ने आखिरी अल्फाज मिचीको की तरफ देखकर कहे थे। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता चल लूँगी। मिचीको करीब खड़े हुए काबूस का सहारा लेकर उठ गई। वो एक बार फिर चट्टानों में चलने लगे। काबूस के पास राइफल थी और वो मुहतात निगाहों से चारों तरफ देखता हुआ चल रहा था। वो तकरीबन 3 घंटों तक चलते रहे। इस दौरान कोई खास वाक़या पेश नहीं आया था, लेकिन थकन के साथ अब इन्हें भूख भी सताने लगी थी। उन दरख्तों की तरफ चलो, शायद वहां से कोई रास्ता मिल जाए। नदीम ने दाएं तरफ कुछ फासले पर चीड़ के दरख्तों के झुंड की तरफ इशारा किया। वो दरख्तों के झुंड की तरफ मुड़ गए, लेकिन अभी तकरीबन 50 गज ही चले होंगे कि फजा फायर की आवाज़ से गूंज उठी। गोली मोहसिन के सर के करीब से गुजरी थी। इन चारों बड़ी फुर्ती से एक तरफ छलांग लगा दी। काबूस ने पांडे को एक चट्टान की आड़ में खड़े देख लिया था। वो राइफल संभाले इन्हीं की तरफ देख रहा था। काबूस ने ट्रैगर दबा दिया और फिर खामोशी से वीराना फायरिंग की आवाज़ों से गूंजने लगा। पांडे ने सिर्फ 3 गोलियां और चलाई थी और फिर वो चट्टानों की आड़ में हो गया था। काबूस की नज़रें सर्च लाइट्स की तरह गर्दिश कर रही थी, लेकिन जब देर तक पांडे नजर नहीं आया और ना ही गोली चली तो काबूस दौड़ता हुआ सामने वाली चट्टान पर पहुंच गया। चट्टान की दूसरे ढलान की बर्फ पर कदमों के निशान देखकर काबूस को समझने में देर नहीं लगी कि पांडे मैदान छोड़कर भाग निकला था। लेकिन उस हकीकत से पूरी तरह वाकिफ था कि पांडे बहुत ही यार आदमी था। इसने जो हीरे जवाहरात चुराए थे इनके कब्जे में थे और वो आसानी से इनका पीछा नहीं छोड़ेगा। काबूस कुछ देर तक चट्टान पर खड़ा इधर उधर देखता रहा, फिर पीछे मुड़कर अपने साथियों को इशारा किया। वो लोग भी चट्टान पर आ गए और आहिस्ता आहिस्ता दूसरी तरफ उतरने लगे। मजीद 2 घंटों में वो 3-4 मील ही फासला तय कर पाए थे। अगर रास्ता हमवार होता तो मुमकिन है ज़्यादा फासला तय हो जाता, लेकिन इन्हें बार बार टीलों पर चढ़ना पड़ रहा था और वैसे भी दबीज बर्फ पर चलने में ज्यादा कुव्वत इस्तेमाल हो रही थी। मिचीको की टांग का जख्म भी तकलीफदेह हो गया था। इसकी वजह से भी चलने की रफ्तार सुस्त रही थी। काबूस इन सब में आगे था। इसके पास राइफल थी और वो इनके मुहाफिज के फराइज़ी अंजाम दे रहा था। हर चंद कदम के बाद वो रुककर चारों तरफ देख लेता और फिर चलने लगता। अब वो बाकायदा लड़खड़ा रहे थे। थकन और भूख ने ढाल कर दिया था। आसपास कोई ऐसी जगह नजर नहीं आ रही थी जहां पनाह मिल सकती। दफतन मिचीको लड़खड़ाकर गिरी। नदीम और मोहसिन इसे सहारा देकर उठाना चाहा, मगर वो फिर गिर गई। अब मैं नहीं चल सकती, मिचीको हाँफते हुए बोली। मुझे छोड़ दो। अगर सिर्फ थकन ही होती तो कुछ देर आराम किया जा सकता था, मगर इन्हें भूख की इफरीत ने भी लपेट में ले लिया था। थोड़ी सी हिम्मत कर लो मिचीको, नदीम ने कहा। भूख से इसकी अपनी हालत भी गैर हो रही थी। पेट में गिरें सी पड़ रही थी जिसमें पेट में दर्द होने लगा था। वो दरख्त देख रही हो? इसने सामने इशारा किया। मुझे यकीन है वहाँ हमें कुछ न कुछ खाने को मिल जाएगा। नहीं, मिचीको कराही। मेरी टांगों में इतनी सख्त नहीं रही कि उठकर खड़ी हो सकूं। हम तुम्हें सहारा देकर ले चलते हैं, थोड़ी सी हिम्मत कर लो, नदीम ने कहा। नदीम और मोहसिन मिचीको को बगलों में हाथ डालकर ऊपर उठाया और इसे बर्फ पर घसीटते दरख्तों की तरफ चलने लगे। नदीम का ख्याल था कि वो चीड़ के दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा 1 फरलांग के फासले पर होंगे, लेकिन छोटी छोटी चट्टानों के इर्द गिर्द चक्कर काटते हुए तकरीबन 1 मील का फासला तय करना पड़ा। वो दरख्तों का एक झुंड सा था। इससे आगे मुसलसल नशेबी इलाका था और चीड़ के दरख्तों की कतारें दूर तक चली गई थी। यूँ लगता था जैसे फौजी जवान सब दर सब मुस्तैद खड़े हों। दरख्तों के नीचे बर्फ नहीं थी। पहले दरख्त के नीचे पहुंचते ही मोहसिन नदीम ने मिचीको को छोड़ दिया। वो भद से नीचे गिरी और कराहने लगी। मोहसिन इधर उधर देख रहा था, फिर वो चौंक गया और नदीम की तरफ देखने लगा। काबूस कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो भी तो कहीं हमें धोखा देकर भाग तो नहीं गया? राइफल और हीरे उसके पास हैं।
काबूस ऐसा नहीं कर सकता। नदीम ने एक दरख्त से टेक लगाकर बैठ गया। वो एक मुहब्बे वतन और वफादार आदमी है, वो हमें धोखा नहीं दे सकता। दौलत बड़े बड़े पारसा लोगों का ईमान मुतज़लज़ल कर देती है। इसके पास तो करोड़ों डॉलर मालियत के हीरे हैं। मोहसिन बोला, नहीं, मैं काबूस के बारे में ऐसा नहीं सोच सकता। नदीम ने पुरवसूख लहजे में कहा, इस वक्त हम लोग बेयारो मददगार हैं। मोहसिन ने कहा, अगर वो सफेद भेड़िया या पांडे इस तरफ आ गया तो अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारा क्या इंजाम होगा। पांडे हमारे लिए भेड़ी से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इससे पहले कि नदीम को जवाब देता, फजा फायर की आवाज़ से गूंज उठी। यह अंदाज़ा लगाना दुश्वार था कि आवाज़ किस समझ से आई है। वो दोनों बदहवास होकर चारों तरफ देखने लगे। नदीम ये सोचे बगैर नहीं रह सका था कि अगर वो पांडे हुआ तो इनके लिए वाकई ख़तरनाक साबित होगा। इसी लम्हा एक और गोली चली। मिचीको अपने आप को घसीटती हुई इन दोनों के करीब आ गई। ये क्या हो रहा है? मिचीको के मुंह से कमज़ोर सी आवाज़ निकली, गोलियां चल रही हैं। मोहसिन ने जवाब दिया, अपने मजहबी अक़ीदे के मुताबिक तुम्हें जितनी भी दुआएं याद हैं इनका विद शुरू कर दो, क्योंकि अगर ये पांडे हुआ तो ये हमारी ज़िंदगी की आखिरी घड़ियाँ होगी। तुम मुझे डरा रहे हो? मिचीको का चेहरा कुछ और पीला सा हो गया। मैं खुद डरा हुआ हूँ, तुम्हें क्या डराऊंगा? मोहसिन ने जवाब दिया। मिचीको भी दरख्त से टेक लगाकर बैठ गई। भूख से इसके पेट में भी दर्द होने लगा था। वो सर उठाकर फलकबोज दरख्तों की छतरीनुमा चोटियों की तरफ देखने लगी। इन दरख्तों पर कोई फल नहीं लगता? इसने कमज़ोर सी आवाज़ में पूछा। फल? मोहसिन बोला, इन दरख्तों पर फल तो लगता है। तुमने कभी लट्टू देखा है? बिल्कुल इसी तरह का फल होता है, लेकिन इस फल में बड़े सख्त किस्म के परत होते हैं और हर परत के अंदर एक चलगोज़ा होता है। चलगोज़ा समझती हो ना? मोहसिन चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर इसे समझाने लगा, चलगोज़ा क्या होता है। इसके साथ ही वो मुतजस्सिस निगाहों से चारों तरफ देख रहा था और फिर दफातन इसकी निगाहों में चमक सी भर आई। तकरीबन 15 फीट के फासले पर इसे एक लट्टू सा पड़ा नजर आ गया। अपनी जगह से उठकर वो लट्टू उठा लाया। वो चीड़ का फल था, शक्ल में लट्टू की तरह, लेकिन इसका छिलका छोटे छोटे परतों पर मुश्तमिल था जो किसी फूल की पत्ते की तरह खिले हुए थे, लेकिन ये परत बड़े सख्त थे। मोहसिन एक पत्थर से इन्हें तोड़ने लगा। इस पूरे फल में से सिर्फ 2 चलगोज़े निकले थे। इसने चलगोज़े छील कर इनकी गिरी मिचीको की तरफ बढ़ा दी। मिचीको ने दोनों गिरियाँ मुंह में डाल ली और इन्हें दांतों से चबाने लगी। बहुत मज़ेदार है। मिचीको की आंखों में चमक सी भर आई। और ढूंढ लाओ, अगर बहुत सारे फल जमा कर लें तो इनसे हमारी भूख मिट सकती है। मोहसिन मुतजस्सिस निगाहों से चारों तरफ देखने लगा। ये दरख्त ढलान पर थे और इनसे गिरने वाले लट्टूनुमा फल ढलान पर लुढ़कते हुए नशेब में कहीं दूर चले जाते होंगे और शायद इसलिए आसपास कुछ नजर नहीं आ रहा था। मोहसिन सोच रहा था कि अगर घूम फिर कर तलाश किया जाए तो कुछ न कुछ मिल सकता था। वो उठना ही चाहता था कि एक आवाज़ सुनकर उछल पड़ा। कोई इसका नाम लेकर पुकार रहा था। नदीम भी उछलकर खड़ा हो गया। मिचीको भी सीधी होकर बैठ गई। उन्होंने काबूस की आवाज़ पहचान ली थी जो इनके नाम ले लेकर पुकार रहा था। मोहसिन और नदीम भी ज़ोर ज़ोर से काबूस का नाम लेकर चीखने लगे। इसके साथ ही वो मुतजस्सिस निगाहों से चारों तरफ देख रहे थे।